बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है उसको हम फिर से विजुलाइज करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि केमिकल एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो एथिल अल्कोहल का मैंने उदाहरण लिया था। तो उसमें मैंने बताया था कि दो अल्कोहल के अणुओं में OH का एक अल्कोहल के अणु से एथिल अल्कोहल के अणु से दूसरे अल्कोहल के अणु में OH का जो प्रोटॉन है उसके इंटरचेंज के कारण है वो जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल एक्सचेंज कहते हैं। इसको हमने वहाँ पर है वो डिफ़ाइन कर दिया था। अब केमिकल एक्सचेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया था कि केमिकल एक्सचेंज की वजह से जो OH के ये जो प्रोटॉन है ये वास्तव में तो देखा जाए तो ये ऑक्सीजन से जो अटैच है और ये जो ऑक्सीजन है ये CH2 ग्रुप से अटैच है। तो CH2 के ये जो दो प्रोटॉन हैं इस OH के एक जो सिग्नल है उसकी स्प्लिटिंग को करना चाहिए, अर्थात इसका भी जो सिग्नल है OH का एक सिग्नल है ये स्प्लिट होना चाहिए। लेकिन केमिकल एक्सचेंज के कारण ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता है। तो ये इसका जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो पड़ता है NMR स्पेक्ट्रम को, पर इसी को हमने यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रम में जस्टिफाई किया है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं ये भी मैंने बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि अगर हम एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज़ जो है उसमें रहती हैं तो फिर जो केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ऐसा मैंने पिछले अपने डिस्कशन में बताया था। और साथ में मैंने ये बताया था कि अगर लो टेम्परेचर है तो वो भी केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को प्रभावित करता है। तो बहुत निम्न ताप होने पर केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो एक तरह से काफ़ी कुछ है मिनिमाइज़ हो जाता है या रुक जाता है। तो ये दो बातें हमने बताई थी। एक फैक्टर था जो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता था और दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर का या D6 DMSO का यूज़ का, वो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को डिक्रीज़ कर रहा था। अब हम इसको यहाँ पर है NMR स्पेक्ट्रम में है, हम इसको यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। हमने एथिल अल्कोहल का NMR स्पेक्ट्रम 3 टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया है, +31 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा हमने क्यों किया है कि +31 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास हम इसको मान सकते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी डाउन टेम्परेचर या निम्न ताप पर है और इन बिटवीन +31 और -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर है तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमने 3 स्पेक्ट्रम लिए हैं, तीनों स्पेक्ट्रम हमारे सामने हैं और हम देखते हैं कि टेम्परेचर का किस प्रकार से प्रभाव एथिल अल्कोहल के स्पेक्ट्रम पर पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि +31 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पेक्ट्रम है उसमें OH के जो प्रोटॉन है उसकी एक सिंगलेट प्राप्त हो रही है। अब देखिए सिंगलेट तो है लेकिन ये कोई शार्प सिंगलेट हमें प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि एक ब्रॉड सिंगलेट है वो प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो सफिशिएंट हो रहा है, जिसकी वजह से CH2 के ये जो दो प्रोटॉन हैं वो इसके सिग्नल को हाइड्रोजन के एक सिग्नल में कोई स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखते हैं कि इसकी जो स्प्लिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अर्थात केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है काफ़ी यहाँ पर रुका हुआ है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से जो स्प्लिटिंग है वो हो रही है और एक क्वाड्रेट के रूप में OH का जो था वो सिग्नल है वो प्राप्त हो रहा है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये +31 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 के बीच का टेम्परेचर है। यहाँ पर एक ब्रॉड सिंगलेट, ये जो सिंगलेट थी पहले ही शार्प नहीं थी 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें और भी ज़्यादा ब्रॉडनिंग हो जाती है, अर्थात और ज़्यादा चौड़ा सिग्नल है वो हमारे लिए प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो OH का सिग्नल है और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है
या नॉर्मल जो होता है वैसे हो रहा है, और यहाँ पर जो केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है -40 पर है, वो काफ़ी रुका हुआ है, इसलिए इसका स्प्लिटिंग हो रहा है। और -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो सिग्नल है वो इन बिटवीन है, तो ये ब्रॉड सिग्नल ही हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। अर्थात केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस हो तो रहा है, लेकिन उतना फास्ट नहीं हो रहा है जितना कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑब्जर्व हो रहा था। तो इसको हमने केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हमने यहाँ पर 3 जो है टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल के NMR को रिकॉर्ड करके यहाँ पर जस्टिफाई किया है। इसका डिस्क्रिप्शन है +31 डिग्री सेंटीग्रेड पर OH प्रोटॉन तथा मैथिल प्रोटॉन के सिग्नल सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर है ये दोनों सिग्नल्स हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं, सिंगलेट के रूप में हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर OH प्रोटॉन का एक चतुर्लक और CH3 प्रोटॉन का एक द्विलक यह इंगित करता है कि रासायनिक विनिमय की दर इस ताप पर बहुत कम होती है। तो अब यहाँ पर है इस ताप पर जो रासायनिक विनिमय की दर है वो बहुत मिनिमाइज हो गई है, इसलिए जो OH का जो सिग्नल है वो एक क्वाड्रेट के रूप में हमारे लिए प्राप्त हो गया, उसमें स्प्लिटिंग हो गई है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों तापों के मध्य की स्थिति है तथा दोनों सिग्नल्स हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों तापों के बीच की स्थिति होती है, और ये जो सिग्नल है ये भी देखिए जो सिगलेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा था उसमें भी एक ब्रॉडनिंग है, वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर भी यहाँ तो OH के सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडनिंग हो गई है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस पर यहाँ पर NMR की सहायता से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए और कौन से जो फैक्टर हैं जो केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, उनमें से एक फैक्टर है दूसरे कंपाउंड की प्रेजेंस है। अगर किसी सैंपल में दोनों सैंपल ऐसे हैं जिनके पास OH ग्रुप हैं, यदि किसी सैंपल में दोनों में OH समूह इस तरह के दो है, जो दूसरा जो यौगिक है उसके पास भी अगर OH समूह उपस्थित है, तो ये केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे एक्वस एथिल अल्कोहल ले लें हम, एथिल अल्कोहल एंड वाटर है, तो देखिए वाटर के पास भी OH समूह है और एथिल अल्कोहल में भी OH समूह है। तो यहाँ पर जो केमिकल एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटिक अम्ल और वाटर का, तो एसिटिक अम्ल में यहाँ पर भी OH समूह है और वाटर के पास भी OH समूह। इसी प्रकार से हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है मैथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का, तो दोनों के पास में OH समूह हैं। उक्त सभी एग्जाम्पल्स में दोनों यौगिकों में OH समूह उपस्थित हैं, तो ये केमिकल एक्सचेंज के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। तो हमने 3 फैक्टर्स को देख लिए। हाई टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है फास्ट होता है, बहुत लो टेम्परेचर पर केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस काफ़ी कम हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ के रूप में अगर हमने एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज़ ली हैं तो केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर को हमने देखा है कि अगर सैंपल में दूसरा और कोई कंपाउंड जैसे एथिल अल्कोहल का हम रिपोर्ट कर रहे हैं NMR स्पेक्ट्रम और उसमें वाटर उपस्थित है, तो वाटर की प्रेजेंस से भी यहाँ पर जो हम देखेंगे ये केमिकल एक्सचेंज का प्रोसेस है वो फास्ट ऑब्जर्व होगा। अब हम इस चैप्टर का समापन करते हुए कुछ एक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स हैं उनके NMR के डिस्कशन को लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड का, कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम का निर्वचन या इनका इंटरप्रिटेशन है। अब इंटरप्रिटेशन में हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड को देखेंगे और हम अपनी जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके आधार पर हम कहेंगे कि भाई इसमें कितने प्रकार के सिग्नल्स हैं वो हमें प्राप्त होना चाहिए और किस किस तरह से उनकी स्प्लिटिंग होनी चाहिए। एक तो हम इस चीज़ को जो है देखेंगे थ्योरेटिकली, और फिर हम देखेंगे कौन सा सिग्नल है वो अपफील्ड हमें प्राप्त होना चाहिए और कौन सा सिग्नल है वो हमें डाउनफील्ड प्राप्त होना चाहिए। जैसे हमने पहले रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड के रूप में लिया है एथिल ब्रोमाइड को, तो एथिल ब्रोमाइड में हमारे पास में 2 तरह के जो है प्रोटॉन हैं, एक मिथाइल प्रोटॉन है और एक मैथिलीन प्रोटॉन है। मैथिलीन जो कार्बन है वो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है और जो कि -I वाला ग्रुप है। तो अब हम देखिए यहाँ से बता सकते हैं कि जो मैथिल जो के 3 प्रोटॉन हैं इसका CH2 के मैथिलीन समूह के इन 2 प्रोटॉनों के कारण है वो स्प्लिटिंग होकर एक ट्रिपलेट हमें प्राप्त होना चाहिए। अर्थात हमें मैथिल समूह के प्रोटॉनों का एक ट्रिपलेट NMR में मिलना चाहिए।
दूसरा हम ये कह रहे हैं कि मैथिलीन समूह के ये जो 2 प्रोटॉन हैं, तो मैथिल समूह के इन प्रोटॉनों के कारण इसकी स्प्लिटिंग होकर एक क्वाड्रेट हमें प्राप्त होनी चाहिए। CH2 ग्रुप के प्रोटॉनों के एक क्वाड्रेट प्राप्त होनी चाहिए मैथिल के कारण, और मैथिल के जो प्रोटॉन हैं उनका एक ट्रिपलेट प्राप्त होना चाहिए मैथिलीन के कारण। तो और ये जो CH2 के जो प्रोटॉन हैं वो डाउनफील्ड की ओर है, वो हमें सिग्नल देने चाहिए। अब देखिए हम स्पेक्ट्रम में ये देखते हैं, TMS का है 0 ppm पर, मैथिल का है ये एक ट्रिपलेट हमें प्राप्त हो रहा है 1.7 पर ppm पर, और CH2 का एक क्वाड्रेट हमें प्राप्त हो रहा है 3.4 ppm पर। तो हमने इसको जस्टिफाई यहाँ पर कर दिया है कि ये जो CH2 के जो प्रोटॉन हैं वो डाउनफील्ड की ओर जा रहे हैं क्योंकि ब्रोमीन उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका जस्टिफिकेशन कर दिया है इथाइल ब्रोमाइड के स्पेक्ट्रम का। और देखिए J है, मैंने ये बताया था कि जो कपलिंग कांस्टेंट J है इसकी वैल्यू है वो दोनों के केस में समान होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के साथ में कपल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यू है वो बिल्कुल समान हमें प्राप्त होती है। आगे डिस्क्रिप्शन में है, मैथिल समूह के 3 प्रोटॉन डेल्टा = 1.7 पर एक त्रिलक देते हैं और J की वैल्यू जिसमें 6 हर्ट्ज है। तो ये एक ट्रिपलेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है जहाँ पर J की वैल्यू है वो 6 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है मैथिलीन समूह के 2 प्रोटॉन डेल्टा = 3.4। देखिए ये डाउनफील्ड पर गए और ये एक चतुर्लक के रूप में प्राप्त हो रहे हैं जहाँ पर अगेन J की वैल्यू 6 हर्ट्ज है। तो देखिए J की वैल्यू दोनों केस में हमें समान प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये दोनों जो है जो प्रोटॉन हैं मैथिल और मैथिलीन समूह के, ये आपस में म्यूचुअल एक दूसरे के साथ में स्पिन कपलिंग कर रहे हैं। चूँकि मैथिलीन समूह विद्युत ऋणी ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा है अतः यह निम्न क्षेत्र की ओर अनुनादित होना चाहिए। तो ये वास्तव में जो है डाउनफील्ड की ओर जा रहा है। तो इसका सिग्नल है हमें 3.4 ppm पर प्राप्त हुआ, इसका सिग्नल अपफील्ड 1.7 ppm पर प्राप्त हुआ। इसमें उच्च क्षेत्र की ओर 3H का एक ट्रिपलेट आ रहा है और निम्न क्षेत्र की ओर 2 प्रोटॉनों का एक क्वाड्रेट हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसके अंदर एक CH3 समूह है और एक CH2 समूह है। कुल मिलाकर एथिल समूह की उपस्थिति है यहाँ पर पुष्ट हो जाती है। इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड का ये एक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अलग तरह के यौगिक का है जो कि एक कार्बोनिल यौगिक है। तो देखिए कार्बोनिल यौगिक में हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है एसिटल्डिहाइड का। अब अगेन हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड में भी 2 तरह के प्रोटॉन हैं, एक तो मैथिल समूह का प्रोटॉन है और दूसरा CH का प्रोटॉन है। CH का एक ये जो प्रोटॉन है, अब हम देखिए सिद्धांत रूप में हम क्या कहेंगे, मैथिल समूह का जो प्रोटॉन है वो CH के कारण, CH के इस एक प्रोटॉन के कारण हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात हम क्या कहेंगे कि जो CH का एक ये जो प्रोटॉन है ये CH3 के इन 3 प्रोटॉनों के कारण एक क्वाड्रेट के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हमने 2 चीज़ें देखी, हमें 2 सिग्नल मिलने चाहिए इसके NMR स्पेक्ट्रम में। एक तो हमारे लिए है वो क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होना चाहिए और एक है डबलेट के रूप में प्राप्त होना चाहिए। और हम यहाँ पर क्या सिद्धांत रूप में देखेंगे कि CH3CHO में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अब ऑक्सीजन हम जानते हैं वेल नोन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और इसकी वजह से जो है ये सिग्नल है, जो हाइड्रोजन का जो सिग्नल है, जो ये CH वाला हाइड्रोजन है, ये सिग्नल हमें बहुत डाउनफील्ड में हमें प्राप्त होना चाहिए, बहुत ही डाउनफील्ड प्राप्त होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं। अब हम यहाँ पर इसके स्पेक्ट्रम में क्या देखते हैं, CH3CHO में मैथिल समूह के 3H है जिसको हमने A से व्यक्त किया है के कारण एक संकेत है डबलेट के रूप में कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2.14 ppm पर प्राप्त हो रहा है। ये 2.14 ppm पर एक डबलेट है वो हमें प्राप्त हो रही है, तो हमने ये इसको जस्टिफाई कर लिया। दूसरा है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, CHO का ये जो हाइड्रोजन है जिसको हमने B से व्यक्त किया है बहुत डाउनफील्ड चला गया है CO के कारण, ऑक्सीजन के कारण, और ये 9.78 ppm पर है। ये जो है आपका सिग्नल दे रहा है और एक क्वाड्रेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये है, ये हमें एक क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त हो रहा है जो 9.78 ppm पर एक क्वाड्रेट हमें प्राप्त हो रही है। तो अब दोनों सिग्नल है वो यहाँ पर जस्टिफाई हो गए हैं। नेक्स्ट है
कार्बोनिल समूह के एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जिसको हम विषमदैशिक प्रभाव कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण यह संकेत CHO के प्रोटोनों का निम्न क्षेत्र की ओर आता है। CHO का जो प्रोटोन है वो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण, कार्बोनिल समूह के एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण बहुत डाउनफील्ड पर जाता है और ये 9.78 ppm पर ये एक क्वाड्रेट है वो हमारे लिए प्राप्त होती है। तो ये दोनों जो सिग्नल्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर है वो जो है दो तरह के जो प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन बहुत डाउनफील्ड आ रहा है और एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा अपफील्ड आ रहा है। और इसी के साथ में हमारा जो ये NMR का जो चैप्टर था BSc फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है वो समाप्त हो जाता है। और जो स्पेक्ट्रम है इसी प्रकार से अगर रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड्स के जो स्पेक्ट्रम हैं वो अगर आपको दिए जाते हैं तो आप उनका आसानी से इंटरप्रिटेशन हमारा कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ जो टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हमने देखना चाहिए कि कितने केमिकल एनवायरनमेंट वाले डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर हमने अभी तक जो स्टडी किया है उससे ये जस्टिफाई करना चाहिए कि किसका सिग्नल है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा, अर्थात डबलेट प्राप्त होगी, ट्रिपलेट प्राप्त होगी, क्वार्टेट प्राप्त होगी, और कौन सा सिग्नल है वो अपफील्ड हो जाएगा और कौन सा सिग्नल है वो डाउनफील्ड जाएगा। तो ये हम पहले से कंपाउंड का थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन कर लें और फिर उसके हिसाब से हम उसके स्पेक्ट्रम को आसानी से उसका विश्लेषण है या इंटरप्रिटेशन है वो कर सकते हैं।